चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरलिज्म को लेकर क्या कहता है। फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन बिफोर कहता है कि इंडिपेंडेंस से पहले ही हमारे मोस्टली लीडर्स वो चाहते थे कि नेशनल मूवमेंट वर अवेयर दैट टू गवर्न ए लार्ज कंट्री, कितने बड़े देश के लिए जो वो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर किसी भी प्रकार से स्टेट और सेंटर के बीच में कोई इशू ना हो। तो ये आज़ादी से पहले ही हमारे लीडर्स चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आज़ादी के बाद जो फेडरलिज्म को जो वो बढ़ावा दिया। यहाँ पर अब क्वेश्चन यही उठता है कि व्हाट शुड बी द एक्सटेंट ऑफ पावर्स टू बी इंजॉयड बाय द रीजनल गवर्नमेंट्स, कि रीजनल गवर्नमेंट्स के द्वारा कौन कौन सी पावर्स जो वो इंजॉयड की जाती हैं। इन व्यू ऑफ द एगिटेशन ऑफ द मुस्लिम लीग फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम्स, जैसे कि हम आज़ादी से पहले जो वो मुस्लिम लीग ने जो वो आंदोलन छेड़ा था मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन को लेकर, एक कॉम्प्रोमाइज़, ऐसे में कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला जो है वो दिया गया कि वेरी लार्ज पावर टू द रीजन्स वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस बिफोर पार्टीशन। वंस द डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया वाज टेकन, जब डिसीजन ले लिया गया तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिसाइड किया कि हम जो है गवर्नमेंट का फ्रेम ऐसे होगा कि इन फ्यूचर जो वो किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, स्टेट और सेंटर जो वो आपसी कॉपरेशन के साथ काम करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रिंसिपल दैट रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर वुड बी बेस्ड ऑन कॉपरेशन, कि ऐसा सिस्टम होगा हमारा जो कि the principal most important feature of the federal system adopted by the Indian constitution is the relations between the state and center would be based on cooperation। cooperation based जो है वो हमारा रिलेशन होगा किसका, स्टेट का और सेंटर का। और इसी मद्देनज़र रखते हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविज़न किया गया है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि संघ, राज्यों का एक संघ होगा जहाँ पर स्टेट एंड द टेरिटरीज देयरफॉर शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल्ड, विशेष अधिकार होगा इनका, लेकिन राज्यों का संघ होगा। इट मीन्स इनको जो है वो संघ के नेतृत्व में ही जो है वो अपना काम करना है। डिवीजन ऑफ पावर्स में आप जानेंगे कि यहाँ पर 2 सेट ऑफ गवर्नमेंट होंगी जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताई गई है, सेंटर और आपकी स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के पास जो अपना अपना जो है इश्यूज होंगे, अपनी अपनी लिस्ट होगी, अपने अपने सब्जेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर ये काम करेंगी। यानी कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर ये काम करेंगी, छोड़ के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर को। इकोनॉमिक यानी कि मैं कहूँ कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जो भी पावर्स होंगी वो ज़्यादातर किसके पास होंगी, वो आपकी रहेंगी किसके पास, सेंटर गवर्नमेंट के पास है। बाकी सबको दोनों को जो है यानी कि स्टेट और सेंटर की जो है वो आपकी स्टेट एंड सेंटर के पास, दोनों के पास जो वो सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। नेक्स्ट जो है अब किसके पास कितना कौन सा प्रोविज़न होगा ये हमने डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये रिटर्न में लिखा हुआ है। यूनियन लिस्ट का मतलब है वो लिस्ट जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेगी, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, डिफेंस हो गया, एटॉमिक हो गया, फॉरेन अफेयर्स, वॉर, पीस, ये सारे के सारे आप अपनी बुक से जो वो रीड कर सकते हैं। एक चार्ट पूरा आपकी बुक में दिया गया है। अब टोटल अगर इनके सब्जेक्ट्स की बात करें तो टोटल जो वो 100 सब्जेक्ट्स जो इसके अंदर शामिल हैं। इसके अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर आपके जो 66 आ जाते हैं, 66 पहले थे, अभी जो है -5 इसमें कर दिया गया है, तो अब जो है वो 61 इसके अंदर आते हैं। पहले इसमें 47 थे, ये -5 जो वो लाकर यहाँ पर प्लस कर दिए गए हैं, तो अब जो है वो यहाँ पर टोटल 52 हो गए हैं आपके किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी रूल्स, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर स्टेट प्लस सेंटर। लेकिन अगर सेंटर और स्टेट में जहाँ पर भी इशू हुआ तो वहाँ पर सेंटर को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद एक और लिस्ट बच जाती है जिसको रेजिडुअरी पावर्स बोलते हैं। रेजिडुअरी पावर्स के अंदर वो मैटर्स आ जाते हैं जो मेंशन नहीं है इन तीनों ही लिस्ट के अंदर, तो वो इसके अंदर ऐड किए गए, जैसे कि साइबर लॉज, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग,
वो इसके अंदर जो है रेजिडुअरी पावर्स के अंदर जो वो शामिल किया गया है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिससे कि स्टेट और सेंटर के पास अलग अलग इश्यूज के ऊपर वो अपने खुद के अपने लॉज जो है वो बनाते हैं। स्टेट और सेंटर जो है अलग अलग काम होने की वजह से कोई भी जो है किसी के भी मामले में इंटरफेयर नहीं करता। हाँ, जहाँ पर पूरे देश की बात आती है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोमेटिक जो है वो डिसीजन लेने का हक उसके पास चला जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं। यहाँ पर आपकी यूनियन और लेजिस्लेचर दोनों के दोनों मिलकर जो हो इसके ऊपर, इनके मैटर्स के ऊपर जो वो डिसीजन लेते हैं। तो ये मैटर्स आप याद कर लें कि किस कौन सी लिस्ट में कौन सा जो वो मैटर आता है, ये आपको याद करने हैं आपकी बुक से। उसके बाद नेक्स्ट आता है फेडरलिज्म विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, कि फेडरलिज्म होगा वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि जहां पर डिसीजंस लेने की बात आएगी वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इट इज जनरली एक्सेप्टेड, ये आमतौर पर माना जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसने क्रिएट किया है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल डायमेंशंस, हमारे यहाँ जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो हो आमतौर पर किसी न किसी बात को जो लेकर इश्यूज होते रहते हैं। और आज़ादी से पहले देखें तो हमारे यहाँ 500 से भी ज़्यादा 565 जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे जो कि इंटीग्रेट किए गए थे और उनको स्टेट्स के अंदर जो है न्यू स्टेट्स बनाए गए थे, स्टेट्स के अंदर उनको जो वो शामिल किया गया था। इसके बावजूद जो है वो यूनिटी बरकरार रखने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका ये मानना था कि सोशियो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर ना आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेशन के साथ तो काम करे स्टेट्स के साथ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। लेकिन पॉवर्टी, लिटरेसी एंड इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्ड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को जो वो मजबूत किया गया है, स्ट्रॉन्ग जो है वो राइट्स दिए गए हैं। सो लेट्स लुक एट द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस दैट क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि हम अब ये देखेंगे कि जिससे कि हमें लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग किया गया है किसके द्वारा, बाय कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन कौन से प्रोविजन जो हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा प्रोविजन जो वो सेंटर के पास हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो पहला आता है यहाँ पर ये डिफरेंट आपको जो वो बताए गए हैं जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो स्ट्रॉन्ग होती है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका आता है The very existence of a state including the territorial integrity is in the hands of parliament। जहाँ पर राज्यों के एग्जिस्टेंस की बात आती है, टेरिटरियल इंटीग्रिटी की बात आती है, तो ये पार्लियामेंट के हाथ में। और पार्लियामेंट जो है वो क्या है, फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 or more स्टेट्स। पार्लियामेंट यानी कि संसद जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। इट मीन्स वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन चलते हैं। तो पार्लियामेंट को ये हक दिया गया है किन्हीं भी 2 राज्यों को अलग करने का और किन्हीं भी 2 राज्यों को एक करने का। ये डिसीजन पार्लियामेंट के द्वारा लिया जाता है, लेकिन उससे पहले वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है वो भी इसके ऊपर जो अपना डिसीजन रखती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल रिसेंट का आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से जो हो तेलंगाना वो एक सेपरेट स्टेट बना। अब तेलंगाना जो हो सेपरेट स्टेट बना तो उससे पहले आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेचर के अंदर ये बिल गया, वहाँ से पास होने के बाद ये पार्लियामेंट में गया। पार्लियामेंट की अथॉरिटी मिलने के बाद तेलंगाना जो हो एक सेपरेट स्टेट के रूप में बना। तो मजबूत कौन हुआ यहाँ पर, पार्लियामेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत हुई। उसी के डिसीजन के बाद जब उसने इसको अप्रूव किया उसके बाद जो है वो इसको तेलंगाना एज ए स्टेट की जो वो अथॉरिटी मिली। नेक्स्ट आता है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन वेरी पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी दिए हैं जिसमें, और जो कि फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, यानी कि इमरजेंसी जो पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। पार्लियामेंट ऑल्सो अज्यूम्स द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट्स। पार्लियामेंट राज्यों के क्षेत्र
क्षेत्र अधिकार को लेकर भी कानून बना सकती है। अगर उस पर्टिकुलर राज्य में कोई भी आपातकाल आ गया है, मान लीजिए वहाँ पर बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, या फिर वहाँ की इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई है, तो उस दौरान भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कानून बना सकती है। इसके बाद आता है इवन ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट है वेरी इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल पावर भी बहुत ज़्यादा होती है स्टेट के कंपैरिजन में। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मैनी रेवेन्यू सोर्सेज एंड द स्टेट आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी सीधी सीधी बात यह है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको फाइनेंशियली जो है वो किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, सेंटर के पास रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेंटर के पास रिवेन्यू, सेंटर के पास ऐसा क्या है, सेंटर के पास रिवेन्यू सोर्सेज ज़्यादा हैं, इसीलिए। सेकंड, इंडिया जो है उसने एक ऐसा अडोप्टेड प्लानिंग एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हमने ये अडोप्ट किया था कि हम बहुत शीघ्र जो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेंगे एंड डेवलपमेंट करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो प्लानिंग लेड टू कंसिडरेबल सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग कमीशन adopted appointed by the union government is the coordinating machinery that control and supervises the resources management of the states. Besides, the union government uses its discretion to give grants and loans to states. तो ऐसे में सेंटर जो वो स्टेट को ग्रांट्स देती रहती है किसी भी पॉलिसीज को, प्लानिंग को, डिफरेंट प्लानिंग को जो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो एज यू विल स्टडी लेटर, द गवर्नमेंट हैज सर्टेन पावर्स टू रिकमेंड डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली बिसाइड्स इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। द गवर्नर, यहाँ तक कि जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं और गवर्नर जो वो एक स्टेट के अंदर होते हैं। तो ऐसे में गवर्नर एक तरह से जो काम करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कहीं ना कहीं इंटरफेयर होता है स्टेट के अंदर। देयर में भी ओकेजन्स व्हेन द सिचुएशन में डिमांड that the central government needs to legislate on matters from the state list. This is possible if the move is ratified by the Rajya Sabha। जब भी कोई भी बिल जो वो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है लेजिस्लेटिव मैटर के ऊपर, स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है वो डिसीजन लेने की, तो ऐसे में पॉसिबल है कि वो बिल जो है वो राज्यसभा में जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि कोई भी स्टेट दैट एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंटर आर सुपीरियर टू द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। ऐसे में उस बिल के ऊपर सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है कंपैरिजन टू सेंटर हैज़ मोर पावर। सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है कंपैरिजन टू स्टेट पावर्स। तो इस प्रकार से जैसे कि आर्टिकल 257 आपकी बुक में शो कर रहा है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू इम्पीड और प्रेजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ सच डायरेक्शंस टू ए स्टेट एज मे अपीयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी नेसेसरी फॉर दैट पर्पज। यानी कि जो आर्टिकल 257 है वो कहता है कि भले ही जो वो एग्जीक्यूटिव पावर दे दी गई है स्टेट्स को और यूनियन को, लेकिन जहाँ पर अगर बात आती है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की, तो वहाँ पर सेल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ सच डायरेक्शन, तो वहाँ पर उसकी पावर जो अपने आप एक्सटेंड हो जाएंगी और वो डायरेक्शन देंगी स्टेट गवर्नमेंट को कि किस प्रकार से जो है वो काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका दिया गया है आर्टिकल 33, 34 जो है वो ऑथोराइज्ड करता है पार्लियामेंट को टू प्रोटेक्ट पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय देम ड्यूरिंग मार्शल लॉ टू मेंटेन और रिस्टोर ऑर्डर। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब ये होता है जहाँ पर सेना को जो है वो बहुत ज़्यादा राइट्स दे दिए जाते हैं, यानी कि राइट्स जो होते हैं वो आर्मी को बहुत ज़्यादा दे दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है। तो ऐसे में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हैज़ बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोविजन। दिस एक्ट हैज़ क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन द पीपल एंड द आर्म्ड फोर्सेस ऑन द सम ओकेजन्स। तो आर्टिकल 3 और 34 जो है वो पार्लियामेंट जो है वो प्रोटेक्ट करती है पर्सन को जो भी काम कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो ऐसे में उनके जो है ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो वो पार्लियामेंट कहीं ना कहीं जो वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है और पावर यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियाज फेडरल सिस्टम, अब कुछ इश्यूज भी रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ इश्यूज रहे हैं किस किस के बीच, सेंटर और
आपकी स्टेट के बीच, यानी कि किसको लेकर, पावर को लेकर। सारा मसला जो है वो पावर का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ इश्यूज रहे हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ओनली फ्रेमवर्क और ए स्केलेटन, इट्स फ्लेश एंड ब्लड इज प्रोवाइडेड बाय द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स, हेंस फेडरलिज्म। तो यहाँ पर इन इंडिया हैज़ टू ए लार्ज एक्सटेंट बिटवीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजिंग नेचर ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। इन 1950s और 60s के दौर में अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है हमारे यहाँ पीएम रहे हैं और कंटिन्यू जो है उनकी ही गवर्नमेंट ने जो वो काम किया। 1960 के बीच में कांग्रेस डोमिनेंस जो वो उसको में कमी आई और लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स अपोजिशन पार्टीज कम टू पावर, यानी कि बहुत सारी अदर डिफरेंट पार्टी जो है वो सत्ता में आती हैं और डिमांड करती हैं कि, यानी स्टेट्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं अब किस बात की, मोर ऑटोनॉमी, की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में डिमांड जो थी वो डायरेक्ट जो हो वो की जाती है। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हाट दे सा एज नेसेसरी इंटरफेरेंस इन देयर गवर्नमेंट्स बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर, क्योंकि उस दौरान 1960s के दशक में कांग्रेस पार्टी जो वो सत्ता में थी तो वो बहुत ज़्यादा स्टेट के मामले में इंटरफेयर कर रही थी। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। 1990 तक ऐसा चलता रहा और स्टेट गवर्नमेंट जो वो डिमांड करती रही कि उनको ज़्यादा राइट दिए जाएं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके मामलों में इंटरफेयर ना करे। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं, जैसे कि डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, राज्यों ने अब डिमांड करनी शुरू कर दी थी कि उनको जो है वो ज़्यादा राइट दिए जाएँ। तो ऐसे में कई बार, जैसे कि अब ये एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, कई बार ऐसा होता है दीज डिमांड्स एक्सपेक्ट दैट द डिवीजन ऑफ पावर शुड बी चेंज इन फेवर ऑफ द स्टेट एंड मोर पावर एंड इम्पोर्टेड पावर्स टू असाइन टू द स्टेट्स। मैनी स्टेट्स यहाँ पर कुछ प्रोविजन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जिनको ज़्यादा जो वो स्वायत्तता दी गई है इन मामलों में, जैसे तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल और जो अदर पार्टीज़ हैं यहाँ पर ये काम कर रही हैं। इन्होंने डिमांड की थी ऑटोनॉमी की, यानी इन स्टेट्स को ज़्यादा मिले। अनदर जो डिमांड रहती है स्टेट्स की वो रहती है कि वो इंडिपेंडेंटली सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो उनके पास, यानी सेंटर का उसमें कोई इंटरफेयर ना हो, ग्रेटर कंट्रोल हो उनका, रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल हो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके कामों में इंटरफेयर ना करे। जैसे कि 1977 के अंदर लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जो रही वेस्ट बंगाल के अंदर, वो एक डॉक्यूमेंट लेके आई थी और उसने डिमांड की थी कि सेंटर स्टेट रिलेशन जो है इंडिया के अंदर उनको दोबारा से जो उसका स्ट्रक्चर दोबारा से तैयार किया जाए। तो ऑटोनॉमी डिमांड ऑफ तमिलनाडु एंड पंजाब ऑल्सो देयर वाज एन इम्प्लिक्ट सपोर्ट टू द आइडिया ऑफ ग्रेटर फाइनेंशियल पावर्स। तो इनको जो है कुछ पावर्स दी गई थी, तमिलनाडु एंड पंजाब। थर्ड एस्पेक्ट जो रहेगा ऑटोनॉमी डिमांड को लेकर वो रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट को लेकर, यानी कि यहाँ पर जो है फर्स्ट जो डिमांड रही वो पावर को लेकर रही है स्टेट्स की कि हमें ज़्यादा पावर दी जाए। सेकंड जो रही वो रिसोर्सेज को लेकर रही है कि रिसोर्सेज के ऊपर उनका ज़्यादा कंट्रोल हो। थर्ड जो रही है वो इनकी रही है एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो इनको ज़्यादा जो वो पावर दी जाए। चौथी जो रही है वो रही है मे ऑल्सो द रिलेटेड टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इशूज़, यानी कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक इशूज़ को लेकर। यानी कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी इनको ज़्यादा जो वो पावर दी जाए सेंटर के कंपैरिजन में। So there were agitations in some states against the imposition of the हिंदी लैंग्वेज, जैसे कि कुछ इश्यूज रहे थे 1960 के दशक के अंदर। हिंदी भाषा जहाँ पर बोली जा रही थी वहाँ पर हिंदी भाषा के विरोधी लोगों ने जो है काफ़ी इश्यूज इसके ऊपर क्रिएट किए थे। वैसे ही तमिलनाडु है, पंजाब और हरियाणा में भी जो भाषा को लेकर जो ये इश्यूज रहा था पंजाबी और हरियाणवी को लेकर। तो ये कुछ इश्यूज रहे हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में। मेजर मैंने आपको बताया किस किस मुद्दे के ऊपर जो स्टेट ज़्यादा डिमांड चाह रहे हैं पावर की। तो ऐसे में रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट्स रूल, रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट का रूल, अगर इसको मैं बिल्कुल इन शॉर्ट में बताऊं तो प्रेसिडेंट्स रूल, और ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही गवर्नर जो है वो
आपका अपॉइंट होता है। अब गवर्नर जो होता है वो कहाँ काम करता है, स्टेट्स के अंदर। स्टेट्स के अंदर काम करेगा तो कोई भी बिल है, बिल्स हैं वो बिल जो है वो जब गवर्नर उसको अप्रूव कर देगा तभी जाके वो जो है वो कानून बनता है। तो एक तरह से इंटरफेयर हो गया किसका, सेंटर का स्टेट के मामले में। अब यहाँ पर कि बहुत सारे गवर्नर जो हो रिटायर हो जाते हैं, मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, तो गवर्नर अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसी प्रकार से जब टू डिफरेंट पार्टीज अगर ऐसी होती हैं तो वहाँ पर जैसे कि मान लो स्टेट में आपकी आ गई बीजेपी, सेंटर में आ गई आपकी कांग्रेस। अब सेंटर के द्वारा स्टेट में गवर्नर को चुना गया, ठीक है। अब गवर्नर यहाँ पर है मान लीजिए कांग्रेस पार्टी से और यहाँ पर है बीजेपी पार्टी, तो ऐसे में बीजेपी और गवर्नर के बीच में इश्यूज होंगे ही होंगे और ऐसे एग्जाम्पल्स आए भी हैं, वही बताया गया है। तो इसीलिए द रोल ऑफ द गवर्नर बिकेम्स इवन मोर कंट्रोवर्शियल। तो ऐसे में गवर्नर का रोल जो वो कंट्रोवर्शियल हो गया। तो ऐसे में सरकार या कमीशन दैट वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1983, एक कमीशन बैठाया गया जो गवर्नर का क्या रोल होगा 1983 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम था सरकारिया कमीशन। अब यहाँ पर ये बैठाया गया तो इसने अपनी रिपोर्ट पेश की गई 88 में और इसने इश्यूज देखे जो सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में इसने कहा कि रिकमेंडेड दैट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीशन। इसने कहा कि जो भी गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है उसकी नियुक्ति बगैर भेदभाव के की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर इश्यूज आएंगे ही आएंगे। सो ऐसे में ही एक कंट्रोवर्शियल एक और रीजन रहा गवर्नर का कि आर्टिकल 356 के तहत जो हो गवर्नर किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल जो हो लागू करता है। तो इस प्रोविजन के तहत जो है जब सिचुएशन अगर मान लीजिए ऐसी उठती है तो स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इट रिजल्ट्स इन द टेक ओवर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो यूनियन गवर्नमेंट वहाँ जो है वो पावर का टेक ओवर कर लेती है। प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन हैज टू बी रेक्टिफाइड बाय पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड 3 ईयर्स। प्रेसिडेंट का रूल जो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। गवर्नर जो है उसके पास ये पावर होती है रिकमेंड करने की डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। गवर्नर जो है वहाँ की स्टेट असेंबली को और गवर्नमेंट को जो वो डिसोल्व करने की पावर रखता है स्टेट के अंदर, जैसे कि प्रेसिडेंट रखता है सेंटर के अंदर। दिस हैज़ लेड टू मैनी कॉन्फ्लिक्ट। इससे भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो वो बढ़े। केरला के अंदर 1959 के अंदर ऐसा होता है कि यहाँ पर देयर मेजॉरिटी हैज हैपेंड इन सेवरल अदर स्टेट्स आफ्टर 1967। सम केसेस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ के कुछ केस जो वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट हैज रूल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एग्जामाइंड बाय द जुडिशियरी। कि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा उसके रूल को लेकर जो है जो भी वो सही है गलत है वो कहाँ जाएगा, जुडिशियरी के द्वारा तय किया जाएगा कि ये सही था या गलत था। आर्टिकल 356 जो है वो was very sparingly used till 1967। इसका इस्तेमाल होता रहा 356 का 1967 तक, पर उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स ने जो वो नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंटल थी उन्होंने इसके अपोज में जो वो खड़े हो गए। सेंटर हैज ऑफन यूज दिस प्रोविजन टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि 356 का इस्तेमाल जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर से जो है वहाँ की गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए इस्तेमाल करने लग गई थी। इसका मिसयूज होने लग गया था। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इन आंध्र प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर इन द डिकेड्स ऑफ 1980s। और ऐसा आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी हुआ था। डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स से अब मान लीजिए नए नए राज्यों की जो वो डिमांड करना, एक और भी जो है अदर डायमेंशन रहा है टेंशन का सेंटर और स्टेट के बीच में, वो रहा है स्टेट्स की डिमांड को लेकर। क्योंकि कल्चर और आपका रिलीजन लैंग्वेज को लेकर जो डिफरेंट जो है वो डिमांड रहती है कम्युनिटी की। ऐसे में नेशनल मूवमेंट भी जो वो होते रहे हैं हमारे यहाँ। तो स्टेट्स वुड बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। जब बनने शुरू हुए थे तो राज्य जो है हमेशा ये जब बने तो उस दौरान ये देखा गया था कि उनका कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो वो
सेम हो, उनको जो है एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो ऐसे में लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया गया था 1953 में। 1953 में ये सेटअप किया गया था और 1956 में जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था और कुछ स्टेट्स जो वो भाषा और कल्चर के आधार पर ही जो वो बनाए गए थे। और इसी आधार पर हमने देखा जो बने थे वो सबसे पहले जो उसमें आपका गुजरात, महाराष्ट्र, ये मुंबई से अलग होके बने थे दोनों के दोनों। वहीं पर दूसरी तरफ जो 1966 के अंदर हमने देखा कि आपका पंजाब और हरियाणा भी जो वो सेपरेट हुए थे और ये भी किसके आधार पर हुए थे, वहीं लैंग्वेज के ऊपर। वहीं 2002 के अंदर 2002 के अंदर हमने देखा कि आपका MP, UP और बिहार से भी जो वो 3 अलग अलग स्टेट बने थे जिनका नाम है आज जो आप देख रहे हो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो वो सेपरेट हुआ था कहाँ से, मध्य प्रदेश से। यूपी से सेपरेट जो हुआ उत्तराखंड, बिहार से हुआ झारखंड। तो ये भी लिंग्विस्टिक ग्रुप की वजह से जो अलग हुए थे और आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में ये मांग चली रही है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ एक अलग से जो वो स्टेट की मांग कर रहे हैं। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, ये तो हो गया स्टेट का स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट। एक अब राज्यों के अंदर या आपसी राज्यों में भी झगड़ा हो रहा है, तो ऐसे में सेंटर क्या करे, तो स्टेट की फाइटिंग विद द सेंटर ओवर ऑटोनॉमी। तो जहाँ पर स्टेट झगड़ा कर रहे हैं ज़्यादा ऑटोनॉमी को लेकर, वहीं पर स्टेट के बीच में भी झगड़ा हो रहा है और ये कहीं ना कहीं जो वो हो रहा है बाउंड्री को लेकर। 2 टाइप्स के डिस्प्यूट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो होता है बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे उस समय जब स्टेट्स बने थे तो वो भाषा के आधार पर उनको बना दिया गया था, कल्चर भाषा के आधार पर बना दिया गया था। अब जो है उनकी बाउंड्री अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र कर्नाटक के अंदर इसका एग्जाम्पल देखने को मिला है। वहाँ पर एक सिटी है बेलगाम, इसके ऊपर दोनों ही स्टेट अपना अपना दावा कर रहे हैं और दोनों के जो क्योंकि ये बॉर्डर पे पड़ता है तो दोनों का इसके ऊपर डिस्प्यूट रहा है। वहीं पर मणिपुर और नागालैंड, यहाँ पर भी जो वो लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है दोनों के बीच में। मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर को लेकर भी दोनों जो हो झगड़ा करते रहे हैं। वहीं हरियाणा और पंजाब के अंदर भी जो डिस्प्यूट रहा है बॉर्डर एरियाज को लेकर, इन्होंने जो है कैपिटल सिटी यहाँ तक की चेंज करने की मांग की थी और ऐसा माना गया था 1985 में जो वो कैपिटल दे दी जाएगी, चंडीगढ़ जो कैपिटल है हरियाणा की वो दे दी जाएगी पंजाब को। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के दौरान भी ये बात जो वो पहुंची थी, लेकिन बाद में जो है ये स्थिति एज इट इज आज बनी हुई है। वहीं पर बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद जो है वो अदर कंट्रीज में चल रही है। इसके अलावा रिवर के पानी को लेकर, या मैं कहूँ कि वाटर डिस्प्यूट भी जो वो अदर स्टेट के बीच में चल रहा है। अगर हरियाणा पंजाब की बात करें तो SYL जो है वो सतलुज यमुना नदी के पानी को लेकर के बंटवारे को लेकर चल रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ आपके कर्नाटक की, तमिलनाडु की, तो वहाँ पर जो वो कावेरी नदी के पानी को लेकर भी डिस्प्यूट रहा है। ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश के अंदर भी जो वो नर्मदा नदी के रिवर को लेकर जो वो डिस्प्यूट रहा है। तो कुछ ही इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं। स्पेशल प्रोविजन की बात कर लेते हैं। स्पेशल प्रोविजन के अंदर आर्टिकल 371 के तहत जो आपके ईस्टर्न स्टेट हैं, ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन से, आपके आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये जो स्टेट है इनको आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल जो वो अधिकार दिए गए हैं। और इसका मतलब ये है कि इनको ही क्यों दिए गए, क्योंकि यहाँ पर जनजातियों वाले लोग ज़्यादा हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए इनको राइट दिए गए हैं। उसके बाद बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की। आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 का आज कोई वजूद नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। आपके अगस्त जो है वो 2019 के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो है इस आर्टिकल को जो वो ख़त्म कर दिया गया है, जो देश की आज़ादी के समय से हमारे जो है वो हमारी यूनिटी में ग्रहण के समान जो हो काम कर रहा था। तो पहले क्या था, इसको लेकर आपने देखा होगा कि इसको लेकर जो आए दिन हमारे यहाँ इश्यूज क्रिएट होते रहते थे। मुस्लिम मेजोरिटी जो स्टेट था पाकिस्तान, वो हर रोज़ जो है इसको लेकर आर्टिकल 370 का यूज़ करते हुए वहाँ पर हर रोज़ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो वो डिफरेंट इश्यूज क्रिएट होते रहते थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, सेपरेट वहाँ का एक फ्लैग था,
था और वो पूरी तरह से जो इंडियन रूल्स रेगुलेशन थे वो उनको फॉलो नहीं करते थे, जिसकी वजह से एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर हमारा हिस्सा होते हुए भी हमारा हिस्सा नहीं था। लेकिन रिसेंटली ये सब चेंज हो चुका है, तो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये एक यूटी इसको बना दिया गया है, आर्टिकल 370 जो है इसको खत्म कर दिया गया है और भारत की यूनिटी को जो वो कंटिन्यू रखा गया है। तो एक बहुत ही एक अच्छा कदम है। तो ये था बेसिकली हमारा चैप्टर फेडरलिज्म जो कि हमने देखा और इसके अंदर हमने पढ़ा कि फेडरलिज्म होता क्या है, डिफरेंट स्टेट्स की इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें डिस्कस की। आई होप आपको समझ आया होगा।